नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। तो यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 5वां चैप्टर पर्यावरण है, जिसका कि पहले पार्ट का वीडियो जिसमें मैंने 1 से 30 तक के क्वेश्चनों को आपको दिया था और समझाया था। और आगे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि पहला वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैंने यहाँ पर इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों तक देख रखा था, उसके आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके 30 क्वेश्चन तक हो चुके थे, हमें 31वां क्वेश्चन देखना था। 31 क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1973 में। और यहाँ पे कुछ लोगों के मैंने नाम भी लिए थे। पहला एक महिला का नाम आता है गौरा देवी, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरे आप कहते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश था, लेकिन वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो अब आता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो हम उत्तराखंड ही करते हैं। यदि ऑप्शन में आपको उत्तराखंड न मिले और केवल उत्तर प्रदेश मिले तब हम उत्तर प्रदेश कर सकते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों हो तो हम उत्तराखंड ही करेंगे। तो चिपको आंदोलन की किस राज्य से संबंधित है, आपके उत्तराखंड से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चक्रीय किसका होता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि खाद्य श्रृंखला में पोषण का प्रवाह, पोषण की मैं बात कर रहा हूँ, यदि पोषण आपसे पूछे पोषण का प्रवाह कैसा होता है, तो पोषण का प्रवाह होता है आपका चक्रीय। जैसे कि आप देखते हो पेड़ पौधे, समझ लेते हैं कि पेड़ पौधे, पेड़ से हमें आयरन मिल रहा है और पेड़ को खा रहा है खरगोश। तो खरगोश यह पेड़, तो पेड़ से एनर्जी किसको मिलेगी, खरगोश को, और खरगोश को खा गया शेर, तो एनर्जी किसको मिलनी है, शेर को, क्योंकि खरगोश तो अब मर गया भाई, एनर्जी वहाँ को उसको कहाँ से मिलेगी, तो खरगोश तो मर गया। लेकिन यदि पेड़ से आयरन मिल रहा है तो आयरन खरगोश में जा रहा है, और खरगोश को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। और शेर को यदि की मृत्यु होती है तो इसको डिकम्पोज करते हैं अपघटक। तो इसके शरीर में जितने भी पोषक तत्व जैसे आयरन, जितने भी आयरन हो गए, आपके खनिज हो गए, वो सभी के सभी किस में मिल जाएंगे, मिट्टी में। और पुनः उस मिट्टी के द्वारा वह पोषक तत्व कहाँ पे आएगा, आपके पौधों में। तो यदि पोषण स्तर की बात करें तो पोषण का प्रवाह चक्रीय होता है, जबकि ऊर्जा का प्रवाह, तो मैंने कहा कि पेड़ को खाएंगे खरगोश, तो पेड़ तो फिर समाप्त हो जाना है ना, एनर्जी किसको मिलेगी, खरगोश को। तो केवल एक ही को मिल रहा है ना, पेड़ को तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद खरगोश को खाएगा शेर, तो खरगोश तो उसके बाद डेथ हो जाना है, तो एनर्जी किसको मिलनी है, शेर को। खरगोश तो एनर्जी नहीं मिल रहा है ना, तो आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है आपका एक दिशीय, जबकि पोषण का प्रवाह पूछ दे तो चक्रीय होता है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है ऊर्जा के प्रवाह को, तो यहाँ पे आपका होगा एक दिशीय। अगला क्वेश्चन आपका, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो हम देखते हैं हमारे परितंत्र में तो ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत होता है आपका सूर्य, क्योंकि यदि सूर्य नहीं होता तो पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र ही डेवलप नहीं हो पाते। तो परितंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपका सूर्य। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा ए। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे अधिक पारिस्थितिकी, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो जहाँ पे सूर्य सबसे अधिक चमकेगा वहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सूर्य सबसे अधिक कहाँ पे चमकता है, तो भूमध्य रेखा की पेटी में, भूमध्य रेखा की पेटी में। तो यहीं पे आपने देखा होगा कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है वहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक होती है। और इसका रीजन है कि जहाँ पे सूर्य सबसे अधिक चमकेगा वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी, वहाँ पे सबसे अधिक नमी होगी, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा होने के कारण सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इन सारे सेंसेस से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी में तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, तो आपका सूर्य है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत मानव एक जीव है, तो हम जीव को भी पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जल मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन सौर मंडल के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सौर मंडल सूर्य और बाकी के सारे उसके ग्रह होते हैं। आपके वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, तो हम सौर मंडल के बारे में कभी भी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। उसके लिए हम अलग से
सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किसकी स्टडी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा आपका सौर मंडल। सौर मंडल को हम नहीं पढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है किरण बेदी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मेधा पाटेकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें किरण बेदी, किरण बेदी आपकी भारत की पहली महिला आईपीएस हैं, भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत करने वाली पहली महिला आती हैं। तो इनका चिपको आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा, तो मैंने 3 लोगों का नाम लिया था चिपको आंदोलन में जो 1973 में उत्तराखंड में चला था, आपका गौरा देवी, उसके बाद आपके सुंदरलाल बहुगुणा और तीसरे आपके आते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। तो और आपका तीसरा ऑप्शन है मेधा पाटेकर। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बता रहा है मेधा पाटेकर का संबंध किसका है, किससे है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन की बात किया है तो आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, आपके सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। आपके ऑप्शन है WWF, दूसरा है भारतीय वन्यजीव बोर्ड और तीसरा है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना। तो पहले हम चारों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त सभी। तो हम पहले चारों ऑप्शन को देख रहे हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा WWF का पूरा नाम, तो वर्तमान समय में WWF का पूरा नाम आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में और इसका प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा। दूसरा आपका है भारतीय वन्यजीव बोर्ड। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और इसका मुख्यालय है उत्तराखंड के देहरादून में। और तीसरा राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना। तो राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना के बारे में बात करें तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1983 में एक योजना शुरू की थी जिसके द्वारा हम वन्य जीवों को संरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए अभी तक कुल 3 योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। पहली योजना चली थी आपकी 1983 से, पहली योजना आपकी चली थी 1983 से आपके 2001 तक और उसके बाद दूसरा चला था 2002 से 16 तक, 2002 से 16 तक चला था और तीसरा प्रेजेंट टाइम में प्रभावी है 2017 से ये चलेगा 2031 तक। तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना, इसके तहत वन्य जीवों के संरक्षण की बातें की गई हैं। तो इसमें से भारतीय वन्य जीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना ये दोनों के दोनों सरकारी हैं, लेकिन WWF जो है जिसका मैंने बताया कि इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में, तो यह एक गैर सरकारी संघ है और यह विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संघ है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए फंडिंग करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा WWF। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 10% का नियम किसने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था, तो आप जब पढ़ते हैं ऊर्जा पिरामिड के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है और इसी ऊर्जा पिरामिड को लेके लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। ये 10% का नियम है क्या, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है किसी पिरामिड में उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उसके बाद आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे उत्पादक पेड़ पौधे, जैसे इन्हें सूर्य के द्वारा एनर्जी मिला तो इनके पास 100% मान लीजिए ऊर्जा होता है। तो इस उत्पादक को खाएगा कौन, प्राथमिक आपके उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। तो इस 100% एनर्जी में से केवल 10% एनर्जी किसे मिलेगी, प्राथमिक उपभोक्ता को, और 90% ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। और इस 10% अब इस प्राथमिक उत्पादक को कौन खाएंगे, उपभोक्ता को कौन खाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस द्वितीयक उपभोक्ता को इस 10% में से केवल 1% एनर्जी मिलेगी, बाकी की 9% एनर्जी का ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इस द्वितीयक को कौन खाएंगे, तृतीय। तो इस 1% में से 0.1% एनर्जी मिलेगी आपके तृतीयक को और बाकी 90% एनर्जी का यहाँ पे लॉस होता है। तो इसी 10% के नियम को दिया था लिंडेमान ने और जिसे 10% का नियम भी कहा जाता है। अब इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि 10% के नियम में या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कितने प्रतिशत
ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पे ह्रास की यदि बात करें तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। और ये पूछ दे कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पे कितने परसेंट एनर्जी दूसरे पोषण स्तर को मिलती है, ऊर्जा मिलता है, तो 10%। तो इसी नियम के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था लिंडेमान ने। तो इसे 10% का नियम भी कहा जाता है या लिंडेमान का नियम भी कहा जाता है। तो 10% का नियम दिया था लिंडेमैन ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में 1972 में स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन हुआ था और इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सम्मेलन यह सम्मेलन हुआ था आपके 5 जून को। और इसी सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि अब से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया तो 1974 में। और अभी हाल ही में वर्ष 2020 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका थीम रखा गया है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो ये रखा गया है। तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आपका 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे पर्यावरण दिवस माना पूछा है तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, 5 जून। अगला क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन आपके वायु, दूसरा है तालाब, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहते हैं जहां पर जीव जंतु सभी मौजूद हों। तो वायु में जीव जंतु मौजूद नहीं होते हैं, केवल मृदा में जीव जंतु मौजूद नहीं होते हैं। और जल, केवल जल की बात करें तो जल में भी जीव जंतु मौजूद नहीं है। लेकिन हम यदि तालाब की बात करें तो तालाब जहाँ पे तली में आपके हल्के फुल्के आपके फाइकोप्लैंटन पाए जाते हैं, जहाँ पे हरे पेड़ पौधे होते हैं और इसमें मछलियाँ पाया जाते हैं, जीव जंतु। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जहाँ पे जीव जंतुओं के साथ साथ पादप और जंतु दोनों पाए जाते हैं उसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका तालाब। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका तालाब होता है। अगला क्वेश्चन है कौन जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं आपके जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। जैविक में आपके वे चीज़ें जिनके अंदर जैसे खास करके जीव जंतु, पादप, ये सभी के सभी जैविक हैं। और अजैविक में आपके प्रकाश, पहाड़, मृदा, मिट्टी, ये सभी के सभी अजैविक में आते हैं। तो पेड़ पौधों में जीव होते हैं, आपके जंतुओं में भी जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव एक प्रकार से जीव हैं। प्रस्तर का मतलब यहाँ पे होता है कि स्टोन, स्टोन से मतलब है यहाँ पे प्रस्तर का मतलब है स्टोन। और स्टोन आपका क्या है? अजैविक है, इसमें जीव नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो डी आपका प्रस्तर होगा, ये आपका जैविक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अधिकतम पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रखा है जल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है और प्रकाश मंडल क्या है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपरपट्टी को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपरपट्टी को स्थल मंडल कहते हैं। और इसमें आपके पर्वत, पहाड़ इसी पर पाए जाते हैं। और आपका पूरे पृथ्वी का लगभग 29% भाग क्या आता है? आपका स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। और इसी पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसी स्थल मंडल पर ही पेड़ पौधे सबसे अधिक रूप में पाए जाते हैं। अगला पुनः क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका पर्यावरण दिवस की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में समझौता हुआ था और पहली बार मनाया गया था 1974 में। अगला है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो मैंने बताया था 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश था लेकिन वर्तमान का उत्तराखंड। और इससे 3 लोग संबंधित हैं, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट। तो वर्तमान समय में यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जैविक घटक है? तो आपका ऑप्शन है पादप, दूसरा है मृदा, तीसरा है वायु और चौथा है जल। तो पादप मतलब कि जो आपके जंतु, पादप मतलब पौधे। पौधे क्या है आपके?
इनमें जीव होता है। मृदा में जीव नहीं होता है, न वायु में जीव होता है, न जल में जीव होता है। तो हालांकि पूछा है जैविक घटक कौन से हैं, तो यहाँ पे पादप मतलब पौधे, पौधे क्या है आपके जैविक घटक हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही होता है ए, पादप। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका पता होना चाहिए कि हमारे देश में 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आने वाला है आपका 1 जुलाई, और प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, और 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तथा 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस के रूप में, तथा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वन महोत्सव दिवस, तो आपका होगा 1 जुलाई। और आपने पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर क्या विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका पेड़ पौधे जंतु। तो आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे सभी क्या हैं आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। रिश्ते नाते, मकान, सड़कें और पूजा स्थल। तो यहाँ पे देखिए ये पेड़ पौधे जंतु जो है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपको बताया था। और रिश्ते नाते संस्कृति, मैंने आपको बताया सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और मकान, सड़क और पूजा स्थल यह मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यह तीनों के तीनों जैविक पर्यावरण, आपके सांस्कृतिक पर्यावरण, मकान, सड़क एवं पूजा, ये आपके मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला आपका है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा अनियमित और चौथा है टी। तो आप याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड जल में बने या स्थल में बने, ऊर्जा का पिरामिड जल में बने या स्थल में बने, वो क्या होता है हमेशा सीधा होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के बाद दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत क्या है? आपके उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद अपघटक। मतलब जैसे जैसे यह चैन ऊपर जाती है वैसे वैसे ऊर्जा का सोर्स कम होता जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। और इसी ऊर्जा के पिरामिड को लेकर लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि वनों की कटाई, अच्छा वनों की कटाई के द्वारा हम अपने सामाजिक कार्य करते हैं। वन एक प्रकार से पर्यावरण है, और हम अपने सामाजिक कार्य के अपने घर बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। दूसरा शिकार, शिकार में हम इंटरेस्ट लेते हैं, शिकार में जीव जंतु आते हैं लेकिन हमें उनके द्वारा थोड़ा इंटरेस्ट होता है, तो हम शिकार करते हैं। तो ये भी आपका पर्यावरण आया। तीसरा है आपका निर्माण कार्य। तो मैंने बताया था मानव पर्यावरण के अंतर्गत हम पुल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ये निर्माण कार्य के अंतर्गत आते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी, क्योंकि यह सभी के सभी क्या आते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो वे चीज़ें जो हमें प्राकृतिक के रूप में मिली हैं उसके घटक के बारे में पूछा जाए तो सभी जीव आपके क्या हैं? प्राकृतिक के रूप में मिली है। भू आकृति कारक, जो भी भू की आकृति हमारे पृथ्वी पे जो पर्वत पहाड़ बने हैं वो भी क्या है? प्रकृति के द्वारा ही बने हैं। और जलवायु कारक, जैसे जलवायु कारक हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कहीं पर उपोष्ण कटिबंधीय, कहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय, तो यही भी प्रकृति के कारण ही बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन हो जाएंगे? तो आपके ये सभी, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 50वां क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? यहाँ पे स्थानांतरित की बात पूछा है कि एक पोषण स्तर से, जैसे आपका यह उत्पादक पहला पोषण स्तर हो गया आपके, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर हो गया। तो यही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने भाग स्थानांतरण होता है? तो 10% भाग स्थानांतरण होता है। लेकिन यहीं पे ह्रास की बात पूछे तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्थानांतरित कितने प्रतिशत होता है? तो आपका 10%। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन यही पूछता है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा का हानि होता है? तो आपका 90% आता।
आपका अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह दिवस, वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य, प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य हम वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? घास मैदानों की नहीं है, पूछा है कि कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके कीट कहाँ पे पाए जाते हैं? घासों में पाए जाते हैं। मेढक आपके कहाँ पे? लगभग घास और जल और थल दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कीट घास में पाए जाते हैं, तो मतलब पहले ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यह घास मैदान का खाद्य श्रृंखला है। दूसरा देखते हैं खरगोश, खरगोश भी कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं? आपके घास में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी आपका सही होगा, क्योंकि ये भी क्या है? घास मैदानों की खाद्य श्रृंखला है। प्लावक, प्लावक जो जलों में छोटी छोटी मछलियां पाई जाती हैं उसे हम लोग प्लावक कहते हैं। और उसके बाद उन छोटी मछलियों के बाद बड़ी मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियों के बाद सबसे बड़ी मछली होती है आपकी व्हेल। तो आप देखते हो कि ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सभी के सभी कहाँ पे पाए जा रहे हैं? जल में पाए जा रहे हैं। ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है सभी के सभी कहाँ पाए जा रहे हैं? जल में पाए जा रहे हैं। और चौथे वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, चूहा, चूहा कहाँ पाया जाता है? आपके ये भी घास के मैदान में पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। यहाँ पे खरगोश भी घास के मैदान में पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। कीट भी घास के मैदानों में ही पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। लेकिन प्लावक, मछली और व्हेल ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके जल में। तो ये कहाँ की खाद्य श्रृंखला है? जल की। तो ये पूछा है कि कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है? तो आपका कौन सा है कि प्लावक, मछली ये खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है, कहाँ की है? जल की है। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला लास्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो यहाँ पे ए.के. बनर्जी, इनका कोई खास रोल आता नहीं है, ये इनका संबंध नहीं। आपको बताया था सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध किससे? चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन। अमृता देवी बिश्नोई, आपको बताया था राजस्थान का खेजड़ीवाला गांव जहां से अमृता देवी बिश्नोई ने आंदोलन चलाया था, तो जिसको बिश्नोई आंदोलन के नाम से भी कहा जाता है। और तीसरा आपका मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन पूछा है, तो चिपको आंदोलन को बल किसके द्वारा मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आपका अगला चैप्टर आएगा जिसका नाम है सजीव। अगला चैप्टर आपका है सजीव, और सजीव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर हम इसी तरह से सेम डीपली चर्चा करेंगे। तो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।